सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है क्लास नाइन्थ के संचयन बुक के हिंदी में संचयन बुक के अध्याय 5 में, जिसका नाम है हामिद खां। तो आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है हामिद खां। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात की जा रही है, तो आपको स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए हामिद खां की। खां में आपको चंद्र बिंदु वाला खां बनाना है। तो मैं साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। सेकंड चीज़ एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। लेखक ऑफ चैप्टर हामिद खां। तो इस चैप्टर के लेखक का नाम है S.K. पोटेकार्ट। तो ये नेम भी आपको लर्न करना है। ये हमारी यहाँ पे दो चीज़ें हमें अपने एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल क्लियर करके चढ़नी है। अब हम देखेंगे इस पार्ट की रूपरेखा। मतलब अभी से हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इस चैप्टर का मोरल क्या है एंड ऑल। एंड फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पाठ की रूपरेखा में, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदयों में धड़कती सहृदयता एवं एकता की भावना को दर्शाया है। मतलब इस पाठ के जो लेखक है S.K. पोटेकार्ट, उन्होंने इसमें हिंदू और मुसलमानों के हृदय में जो एकता है और जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, उसको इसमें दर्शाया गया है। इसमें लेखक की भावना हामिद खां की भावना के साथ एकाकार होकर होती है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। उसी आत्मीय संबंध का वर्णन लेखक ने अपने इस पाठ में किया है। तो इसमें जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से जो लेखक हैं वो हामिद खां के बारे में केयर करते हैं और कैसी दोनों के एक दूसरे के प्रति भावना है और आत्मीय संबंध है दोनों के बीच में। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस चैप्टर का मोरल बताइए या फिर इस चैप्टर में लेखक ने क्या बताया, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के आ जाएंगे। तो इफ़ यू वांट, आप इस चैप्टर जो आपकी स्क्रीन पर भी पेज दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लेखक का परिचय। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इस समय आपके सामने आपको दिख रहे हैं। तो इन सब पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार S.K. पोटेकार्ट। सबसे पहले वो कहाँ के हैं? मलयालम के, और वो बहुत फेमस है। तो मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार S.K. पोटेकार्ट का पूरा नाम शंकरन कोटी पोटेकार्ट था। उनका पूरा नाम आपको लर्न रखना है, शंकरन कोटी पोटेकार्ट। दिस इज द होल नेम विच यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट थिंग आता है उनका जन्म। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 14 मार्च 1913 में हुआ था। ये डेट आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न रखनी है। में अब कौन सी जगह हुआ था? कोशिकोड में उनका जन्म हुआ था, ये भी आपको लर्न रखना है। और कोशिकोड कहाँ पे है? कालीकट में। देन इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने
साहित्य सृजन करना प्रारंभ किया। उनकी रचनाओं में किसान और मजदूर की आह और वेदना का वर्णन है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटकार्ट को पूरी सफलता मिली है। देन उनकी कहानियों में हमें विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे का संदेश मिलता है। यह अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी कहानियों में हमें किस तरीके का संदेश मिलता है, विश्व बंधुत्व और भाईचारे की भावना का हमें मैसेज उसमें मिलता है। देन इनके साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जो साहित्य था अकादमी, और दो साहित्य थे इनके, अकादमी और ज्ञानपीठ एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों के लिए इनको पुरस्कार मिला था। देन उनकी कहानियों का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हुआ है, और इनकी जो स्टोरीज होती हैं उनको कई लैंग्वेज में पूरे वर्ल्ड में ट्रांसलेट करके दिखाई जाती है या फिर बच्चों को पढ़ाई जाती है। उनकी मृत्यु वर्ष 1982 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1982 में। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम शिशु, विष कन्या एवं मुड्डू पडम। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं, ये भी आपको अच्छे से लर्न रखनी है। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में इनका परिचय चाहिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले जो इस पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक बैठे हुए हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, मतलब पाकिस्तान में है वो, में आगजनी। उन्होंने न्यूज़पेपर में बैठे बैठे ये पढ़ा, और उन्होंने साथ ही साथ भगवान से कहा, विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। और उनको हामिद खां की याद आ गई। अब हामिद खां कौन था और ये किसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, कौन क्या दुकान है और क्या सही चीज़ें हैं, इस सब के लिए अब हम फ्लैशबैक में जाएंगे लेखक की तरफ से। 2 साल पहले की बात हो रही है। तो देखिए, तक्षशिला में लेखक, ये इसका जो हम अब टॉपिक करने जा रहे हैं इसका टाइटल होगा। वह तक्षशिला के पुराने खंडरों को देखने के लिए पाकिस्तान गया था। जो लेखक थे वो तक्षशिला के पुराने खंडरों को देखने के लिए पाकिस्तान गए थे। वहाँ की पुराने खंडर, आई थिंक आप समझते होंगे, पुराने खंडर होते हैं मतलब ओल्ड महल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, पुराने मकान या पुराने महल जो कि टूटे हुए हों और इसमें कोई रह ना रहा हो, देखने के लिए पाकिस्तान गए थे। वहाँ की कड़कड़ाती धूप में एक बार भूख प्यास से बेहाल होकर लेखक लगभग 5 मील चलकर एक गांव में पहुँचे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और लेखक को बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग रही थी, और वो वहाँ पे चलते 5 मील दूर चलकर वो एक गांव में पहुँच गए। वहाँ गलियों से भरा एक तंग बाज़ार था, और उस गांव में गलियों से भरा एक तंग बाज़ार था, मतलब उस एक बाज़ार था, उसमें बहुत सारी गलियाँ थी और तंग गलियाँ थी, मतलब क्राउडेड गलियाँ थी। लंबे कद वाले पठान मस्त चाल से चल रहे थे। पठान कौन होते हैं? वी कैन से जो मुसलमानी जो लोग होते हैं उनको पठान कह सकते हैं हम, और जो वहाँ पे रहते थे उन लोगों को इसमें लेखक ने पठान कह दिया। और वो कैसे थे? लंबे कद वाले थे और वो मस्त चाल से चल रहे थे। जहाँ कहीं भी उसकी नज़र पड़ी वहाँ धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी।
जहाँ भी लेखक की नज़र गई वहाँ उन्हें क्या दिखा? धुआं, मच्छर और गंदगी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू भी आ रही थी। और वहाँ पे कहीं कहीं उन्हें ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। चमड़ा होता है कि किसी भी एनिमल का खाल उसकी, तो उसको हम चमड़ा बोलते हैं। उसकी उनको सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। लेखक वहाँ खाने के लिए किसी होटल को ढूंढ रहा था, और लेखक वहाँ पे खाना खाने के लिए एक होटल ढूंढ रहा था। सो यहाँ से यहाँ तक आई थिंक इतना इसमें कवर हो चुका है। अब आते हैं लेखक और हामिद खां। लेखक ने जब हामिद खां की दुकान देखी, तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल होगा हामिद खां की दुकान। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक ने एक दुकान पर देखा कि चपातियाँ सेकी जा रही हैं। तो जब वो लेखक घूम रहा था तो उसने वहाँ देखा कि एक दुकान है और वहाँ पे चपातियाँ सेकी जा रही हैं। वह चपातियाँ आप सबको आई थिंक पता होनी चाहिए। रोटी को बोलते हैं हम चपाती, तो वही यहाँ पे चपातियाँ सेकी जा रही हैं बोल रहे हैं। वह चपातियों की महक से आकर्षित हो दुकान की ओर बढ़ा, और उसको चपातियों की स्मेल आई और वो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया, मतलब उसे बहुत अच्छी लगी वो स्मेल, और वो दुकान की ओर चला गया। तो आई थिंक ये वाला पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। वर्ड मीनिंग्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सारे, तो अभी बस जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप देखते जाइए। वहाँ एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। वहाँ पे उसने क्या देखा? एक अधेड़ उम्र का मतलब ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास, अंगीठी मतलब वहाँ पे जहाँ पे रोटी सेकी जा रही थी वहाँ पे अंगीठी के पास सिर झुकाए चपाती बनाया था। सर को झुका के, मतलब जैसे ऑब्वियसली जब हम रोटी बनाएंगे तो हमारी नज़र जो होगी, हमारा सर जो होगा वो रोटी की तरफ झुका हुआ होगा, तो उसका सर झुका हुआ था और वो चपातियाँ बना रहा था, मतलब रोटियाँ बना रहा था। वह लेखक को घूर कर देखने लगा, और जो वो पठान था फिर वो लेखक को घूर के देखने लगा। लेखक ने धीरे से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा? लेखक ने फिर उस पठान से बहुत धीरे से पूछा कि कुछ खाने को यहाँ पे मिल सकता है क्या? तो दुकान के मालिक हामिद खां, दुकान का मालिक कौन था? हामिद खां ने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, चपाती और सालन है। उसने क्या बोला? कि यहाँ पे चपातियाँ और सालन आपको खाने को मिल सकता है। अब चपातियाँ का तो आपको मतलब समझ में आ गया है अभी तक। चपाती मतलब रोटियाँ, लेकिन यहाँ एक नया वर्ड आया है सालन। तो सालन का मतलब होता है गोश्त, मतलब मांस और ये सब जो चीज़ें होती हैं, जानवरों का मांस, उसकी जो सब्ज़ी बनाई जाती है, चिकन और ये सब, ये चीज़ एक एक तो इसको सालन बोल सकते हैं, या फिर सब्जी का मसालेदार शोरबा, मतलब सब्जी का अच्छा सा शोरबा। सो यहाँ पे सब सब्जी के लिए यूज़ किया जा रहा है कि वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो पाकिस्तानी है, तो वो वहाँ पे सालन बोलते हैं सब्जी को, तो यहाँ पे इसलिए सालन वर्ड यूज़ किया गया है। उसने अपनी लैंग्वेज में कहा कि चपाती और सालन है। वहाँ चारपाई पर एक गंदे तकिए पर कोहनी टिका एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पी रहा था, और वहीं पर ही एक चारपाई थी जहाँ पर एक गंदे तकिए पर एक गंदा सा तकिया पड़ा हुआ था। वहाँ पर कोहनी ऐसे टिकाकर एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पी रहा था। एक बूढ़ा सा आदमी था, वो हुक्का वहाँ पे पी रहा था कोहनी टिका तकिए पे, जो दुकानदार का पिता था, मतलब वो हामिद खां का पिता था। तो इसमें भी हमारी बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं।
जब हमारा नेक्स्ट चीज़ आएगी वो क्या होगी, टाइटल उसका भारत और पाकिस्तान में अंतर। अब ये हमारा नया टॉपिक है इसका, चलिए देखते हैं। उस अधेड़ आदमी, मतलब कि हामिद खान ने पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं। मतलब जो दुकान का मालिक था हामिद का, उसने लेखक से पूछा कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं। लेखक ने बताया कि वह भारत के मालाबार का रहने वाला है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक कहाँ पे रहता है, तो वो मालाबार में रहता है, भारत में, भारत के मालाबार का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने शंका व्यक्त की। उस व्यक्ति कौन है, मतलब हामिद खां। हामिद खां ने शंका व्यक्त की। शंका मतलब उसके मन में ऐसा थॉट आया कि वह एक हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। उसके मन में ऐसा डाउट आया। तो लेखक ने हाँ करते हुए कहा कि हमारे यहाँ भारत में, मतलब हमारे यहाँ मतलब भारत में की बात हो रही है यहाँ पे, बढ़िया चाय या बढ़िया पुलाव के लिए लोग मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान था, और पाकिस्तान में ये डिफरेंस था कि वहाँ पे कोई भी हिंदू मुसलमान के होटल में खाना खाने नहीं आता था। तो इसलिए वहाँ के लोगों की थॉट प्रोसेस ये थी, मतलब वहाँ के लोग यही सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान मतलब एक साथ नहीं रहते, और दोनों वो एक हिंदू मुसलमान के होटल में खाना खाने कैसे आ सकता है। तो लेखक ने उसे बताया कि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी होती है या फिर बढ़िया पुलाव खाना होता है, तो वो मुसलमान के होटल में ही जाता है। वह आदमी लेखक की बात पर विश्वास ना कर सका, और जो हामिद खान था उसने लेखक की बात पर विश्वास उसे नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, और लेखक ने बताया कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सब मिलजुल कर रहते हैं। और उसने बताया कि भारत में सब लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे ना के बराबर होते हैं। मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में भारत में दंगे बिल्कुल कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि काश मैं आपके मुल्क आकर ये सब अपनी आँखों से देख पाता। और हामिद खान जो था उसने लेखक से कहा कि काश मैं भी आज ऐसे देश में आ पाता जहाँ पे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है और सब मिलजुल कर रहते हैं। उसे लेखक की बात पर तो पूरा भरोसा हो गया, पर इस बात पर विश्वास ना कर सका कि वह हिंदू है। तो अब वो क्या कहता है कि अब मुझे जो हामिद खान था उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लेखक है वो एक हिंदू है। यहाँ पाकिस्तान में कोई हिंदू किसी मुसलमान के साथ ऐसे बातें नहीं कर सकता। अब उनको तो जो हामिद खान था उसको तो वही पता था कि पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है कि हिंदू और मुसलमान इतने अच्छे से बातें कर रहे हो आपस में, तो इसलिए उसे डाउट हो रहा था। हिंदू हमें आतताइयों की औलाद समझते हैं। और जो हामिद खान था वो क्या बताता है कि पाकिस्तान में लोगों का थॉट प्रोसेस ये था कि वो सोचते थे कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानियों को आतताइयों की औलाद समझते हैं, मतलब दंगे फसाद करने वाले या फिर अत्याचार करने वालों की औलाद समझते हैं। तो ये था भारत और पाकिस्तान में अंतर। तो हमें क्या अंतर समझ आया कि पाकिस्तान में तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई है और भेदभाव है और दोनों आपस में अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और कोई फ़र्क किसी में भी नहीं किया जाता। तो इसमें हमारा और बहुत सारा पेज कवर हो गया है।
हामिद देखिए इसमें हमारा बहुत सारा आई थिंक यहाँ से यहाँ तक हो गया है पूरा। फिर आती है लेखक की मेहमान नवाजी, मतलब हामिद खान ने फिर लेखक की जो मेहमान नवाजी की। हामिद खान ने खाने की तैयारी के लिए लड़के से कहा। वह धीरे से बोला, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। अगर हिंदू मुसलमान आपस में ईमान से मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। ये उसकी एक सेंटेंस है पूरा का पूरा, जो कि वो ऐसा चाहता है। हामिद खां ऐसा होना, ऐसा देखना चाहता है। पाकिस्तान में तभी एक लड़के ने थाली में चावल लाकर रख दिया। तभी क्या हुआ कि एक लड़का था उसी की दुकान पे, हामिद खां की दुकान पे, उसने लेखक के सामने एक थाली में चावल लाकर रख दिए। हामिद खान ने 4 चपातियां रख दी और लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि फिर हामिद खान ने उसकी थाली में 4 रोटियां रख दी और लोहे की तश्तरी, मतलब तश्तरी में एक कटोरी में लोहे की सालन रख के, मतलब सब्जी लाकर उसने परोस दी। साफ पानी से भरी एक कटोरी भी रख दी। लेखक ने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी कि इसने मतलब खाना वाना वहाँ पे, अब यहाँ तक स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि उसने खाना वहाँ पे खा लिया। अब होगा हामिद खान द्वारा लेखक के विचारों का सम्मान, ये नेक्स्ट टाइटल है। तो देखते हैं। खाना खाकर लेखक ने हामिद खान को पैसे देने चाहे। हामिद खान ने हंसते हुए कहा कि भाईजान माफ़ कीजिए, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। हामिद खान ने मतलब पैसे नहीं, मतलब उसने मना कर दिया कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। लेखक ने कहा, मेहमान की बात अलग है, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और 1 रुपए का नोट हामिद खां को दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, मेहमान की बात तो है ही है, लेकिन आप पैसे ज़रूर लीजिए। और उसने 1 रुपए का नोट निकाल के हामिद खां को दे दिया। आप कह रहे होंगे बस 1 रुपए का नोट दिया, तो ये बहुत पुरानी बात है और उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है, इसलिए यहाँ पे 1 रुपए की बात की जा रही है। हामिद खान ने रुपए लेकर फिर लेखक के हाथ में रख दिए। उसने पैसे ले लिए और फिर वापस लेखक को दे दिए उसके हाथ में और कहा, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों में रहें। उसने लेके उसको वापस दे दिया और ये कह दिया कि मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं अब ये चाहता हूँ कि आप ये पैसे आप ही के हाथों में रहें। आप जब भारत पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसों से पुलाव खाएं और भाई हामिद तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तो क्या कहता, आप भारत वापस जब जाएंगे तो वहाँ जाकर एक मुसलमानी होटल में पुलाव खाइएगा और वहाँ पुलाव खा के मैं यहाँ के मतलब तक्षशिला में जहाँ हामिद खां रहता था, मतलब वहाँ पे भारत में जाके तक्षशिला के हामिद खां को याद करना, मतलब हामिद खां को मेरे को याद करना वहाँ पे जाके। ये वाली बात इसमें कही गई है। चलिए नेक्स्ट पेज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज आई थिंक यही यहाँ पे लास्ट है ये। तो अब हामिद खां के शुभचिंतक लेखक। अब हामिद जो लेखक थे वो शुभचिंतक कैसे थे हामिद खां के, ये देखते हैं। लेखक जब तक्षशिला के खंडरों को देखकर भारत लौटा है तो उसके बाद उसका हामिद खां से कोई संपर्क नहीं हुआ। और जब वो वहाँ से वापस आ गए तो फिर वो दोबारा से
हामिद खां से नहीं मिल पाए और ना ही उनका कोई संपर्क हो पाया उनसे। हामिद खां की वहवास, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आदि आज भी उसके अंदर ताज़ा है। मतलब आज भी लेखक को सारी चीज़ें याद है। लेखक प्रार्थना करता है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद खां और उसकी वह दुकान, जिसने एक भूखे को दोपहर की छाया और खाना देकर संतुष्ट किया था, बची रहे। अब वो प्रार्थना करता है कि इस दंगे फसाद में हामिद खां की दुकान को आग न लग जाए और उसको कुछ हो ना जाए, और उसकी जो दुकान थी और हामिद खां जो था वो दोनों सही रहे, सलामत रहे। क्योंकि उस दुकान ने और हामिद खां ने एक भूखे को दोपहर में छाया दी और उसको खाना देकर उसको संतुष्ट किया। तो इसलिए वो चाहता है कि उसकी दुकान बची रहे। तो अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो जो शब्दार्थ दिए गए ये एनसीईआरटी के पेज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सो यहाँ पे वर्ड के साथ मीनिंग है तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। फर्स्ट वर्ड है आगजनी। आगजनी का मतलब क्या होता है? उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। मतलब जो दंगे फसाद करते हैं लोग, उनके द्वारा आग लगाना। वो आग लगा देते हैं घरों में और सारी जगह पे, तो वो सारी चीज़ें। तंग का मतलब क्या था? सकरा या संकीर्ण, मतलब बहुत पतला, थिन, नैरो। अलमस्त मतलब मस्त। अंधेर ढलती उम्र का। सालन गोश्त या फिर सब्जी का मसालेदार शोरबा। बेतरतीबी बिना किसी सलीके या तरीके के। गर्व आताताइयों अत्याचार करने वाले। नियति भाग्य। पश्तो एक प्राचीन भाषा। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने आपको बताई नहीं कि जो आपसे पूछ लिया जाए कि हामिद खां की क्या भाषा थी। हामिद खां की भाषा आपसे पूछ ली जाए तो आपको आंसर में लिखना है पश्तो भाषा थी। पश्तो भाषा में वो बात करता था और वैसे वो उसकी पश्तो भाषा ही थी। तो पश्तो भाषा, पश्तो का मीनिंग है एक प्राचीन भाषा जो कि वो यूज़ कर रहा था वहाँ पे। तश्तरी का मतलब है प्लेट। चाव से मतलब शौक से। शुद्ध मतलब भूख और तृप्त मतलब संतुष्ट। सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखने अपने माइंड में। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। सो ये सारे इजी हैं जितना मैंने आई थिंक आपको समझा है। इस पूरी नॉलेज से अगर अब आप अपने क्वेश्चंस खोल के देखेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर्स होप सो मिल चुके होंगे और आप इजीली इन सबको आंसर कर पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन है, हामिद खान ने खाने के पैसे लेने से इनकार क्यों किया? तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कि हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वह लेखक को हृदय से अपना मेहमान मान रहा था और मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते। इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी के आंसर्स आपके साथ शेयर नहीं करे हैं बिकॉज़ वो तो आई थिंक आपके टीचर्स आपको अवेलेबल करा देंगे, और नहीं होते तो आपको नेट पे बहुत सारी जगह पे इसके आंसर्स मिल सकते हैं। तो लेकिन मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे जिसका आंसर आपको मिलेगा, और ये क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से पेपर में बहुत बारी आ जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सीबीएसई में आया हुआ है और इसी की लैंग्वेज चेंज करके आ जाता है क्वेश्चन बार बार, तो ये आपको अच्छे से इसका आंसर पता होना चाहिए। सीबीएसई में एज इट इज़ तो 2016 और 13 में आया था, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ, लेकिन और भी ईयर्स में ये आया है।
लेकिन लैंग्वेज चेंज करके। लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका आंसर अगर आप लर्न कर जाएंगे सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें पूछा गया है, इसमें पूछ रहे हैं आगजनी शब्द से क्या तात्पर्य है। आपके विचार से तक्षशिला में आगजनी होने का क्या कारण हो सकता है। लेखक ने आगजनी में हामिद खां की दुकान बची रहने की प्रार्थना ईश्वर से क्यों की। आप लेखक की जगह होते तो क्या करते और क्यों। देखिए, एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनमें से एक भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इस पूरे में से आप उसके आंसर ज़रूर बता पाएंगे। ये पूरा आंसर आप लर्न कर जाइए। इसमें से आपको ये छोटे छोटे वाले जो क्वेश्चन हैं ना दिए हुए हैं, आगजनी शब्द से क्या तात्पर्य, बस इतना आ जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है। चलिए आंसर देखते हैं। आगजनी शब्द से तात्पर्य है आग लगाना, अर्थात आग लगाने की घटना को सामान्यतः आगजनी कहकर संबोधित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आपके विचार से तक्षशिला में आगजनी होने का क्या कारण हो सकता है। मेरे विचार से तक्षशिला में आगजनी होने का मुख्य कारण सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। वहाँ हिंदू एवं मुसलमानों के बीच आपसी मेल जोल लगभग नहीं के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था भारत और पाकिस्तान में भेद, तो भारत में तो दोनों के बीच में मेल जोल है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ भेदभाव है। तो वहाँ इस चीज़ के लिए दंगे हो सकते हैं। हामिद खां पाठ में स्पष्ट किया गया है कि तक्षशिला में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच बहुत गहरा अंतर है और वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। आपसी भाईचारे की भावना की कभी सांप्रदायिक दंगों की मुख्य वजह होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि तक्षशिला में सांप्रदायिक वातावरण बिगड़ने के कारण ही आगजनी हुई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने आगजनी में हामिद खां की दुकान बची रहने की प्रार्थना ईश्वर से क्यों की। तक्षशिला प्रवास के दौरान हामिद खां से लेखक की गहरी आत्मीयता स्थापित हो गई थी। दोनों के बीच थोड़े समय में ही लगाव अत्यधिक बढ़ गया था। यही कारण था कि हामिद खां ने लेखक से खाने के पैसे भी नहीं लिए थे। इसी आत्मीयता की भावना के कारण ही लेखक को हामिद खां से स्नेह एवं लगाव हो गया था। वह हामिद खां का शुभचिंतक बन गया था। इसी कारण उसने आगजनी में हामिद खां की दुकान बची रहने की ईश्वर से प्रार्थना की। फिर लास्ट है, आप लेखक की जगह होते तो क्या करते और क्यों। यदि मैं लेखक की जगह होता तो मैं भी वही करता जो लेखक ने किया। वस्तुतः हामिद खां मानवीय प्रेम एवं आपसी भाईचारे में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वह मानवीय संबंधों को महत्वपूर्ण मानता था, अतः ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी भी व्यक्ति में सहानुभूति एवं प्रेम उमड़ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी तरीके के बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप अगर ये वीडियो को अच्छे से अगर आपने समझा होगा तो आप उन सब के आंसर इजीली दे पाएंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख के टाइप कर सकते हैं, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।